रथ में बैठे बच्चों से ये पूछने के बाद कि कल रात युद्ध के मैदान में उन 3 साधकों के आने के बाद क्या हुआ था, ऋत्विक को पता चला कि उन्होंने एक ही झटके में 100 से ज्यादा भेड़िए मार गिराए थे। वे तीनों बच्चे अब भी बड़े उत्साह से उस बारे में बात कर रहे थे। वे उन साधकों की लड़ने की कला से पूरी तरह चकित थे। दूसरी ओर ऋत्विक कुछ और ही सोच रहा था। उस रहस्यमयी शून्य में अचानक प्रकट हुए सफेद कणों की संख्या भी लगभग उतनी ही थी। ऋत्विक ने दोनों कड़ियों को जोड़ा और उसे महसूस हुआ कि यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब उसे पहली बार वो श्वेत कमल मिला था, तब उसने जो दृश्य देखा था, उसे याद करते हुए ऋत्विक धीरे धीरे इस अजीब अवशेष के पीछे के रहस्य को सुलझाने लगा। उस दृश्य में जब उस काले कवच वाले महाज्ञानी ने श्वेत कमल को सक्रिय किया था, तो परिणाम स्वरूप बाकी सभी हजारों साधक मारे गए थे। कमल ने उन हजारों योद्धाओं के प्राण ले लिए थे, लगभग 4000 अगर मैं सही हूं तो। धीरे धीरे ऋत्विक के सामने से पर्दा उठ रहा था। अचानक उसे एक ऐसी भयानक संभावना का विचार आया जिसने उसकी रूह कपा दी। उस रहस्यमयी स्थान में मौजूद सफेद कणों की संख्या भी उतनी ही होनी चाहिए जितने साधक उस युद्ध में मरे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि? ऋत्विक ने अनजाने में अपने माथे को छुआ। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। ये श्वेत कमल असल में आत्माओं को सोख सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इन आत्माओं का सेवन करके अपनी मानसिक शक्ति बढ़ा सकता हूँ। उसका मन बुरी तरह द्वंद्व में फंस गया। एक तरफ वो बेहद खुश था कि उसे ऐसा अद्भुत अस्त्र मिला है जो किसी भी नियम के परे है, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर था कि अगर किसी को पता चला कि उसके पास ऐसा कोई खजाना है तो क्या होगा। अब से उसे बहुत सतर्क रहना होगा। उसे नहीं पता था कि आत्मा से संबंधित अवशेष इस दुनिया में आम है या दुर्लभ, लेकिन उसने सावधान रहने का फैसला किया। अगर ऐसे अवशेष आम होते तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वे दुर्लभ हुए तो? ये सोचते हुए उसने अपने सामने बैठे तीनों बच्चों की ओर देखा और थोड़े तनाव में पूछा, मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ? मैं रथ तक कैसे पहुंचा? मेरी पट्टियां किसने बांधी? बच्चों ने ऋत्विक के व्यवहार में आए इस अचानक बदलाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनमें से एक ने सच बताया, वो नीली आंखों वाला साधक तुम्हें उठाकर रथ तक लाया था और फिर एक रक्षक ने तुम्हारे घावों को साफ करके उन पर दवा और पट्टी बांधी। धिक्कार है, ऋत्विक ने मन ही मन खुद को कोसा। क्या उस साधक को श्वेत कमल के बारे में पता चल गया होगा? इस संभावना को सोचकर वो घबराने लगा, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और सोचा, नहीं, शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। जो चीज किसी इंसान के शरीर के अंदर गायब होने की ताकत रखती है, वो इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है? ये सोचकर वो धीरे धीरे शांत हुआ। फिर भी मुझे अपनी धारणाओं की पुष्टि करनी चाहिए। अभी के लिए उसने उस रहस्यमय स्थान के अंदर जाने का फैसला किया। वो अब भी अपने शरीर के भीतर उस कमल की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। साफ तौर पर कहें तो उसे लगा कि वो कमल असल में उसके मस्तिष्क यानी माइंड के भीतर था। उसने अपनी आंखें बंद की और कोशिश शुरू की। जल्द ही वो एक शांत अवस्था में पहुंच गया। उसकी सांसें स्थिर हो गईं और उसका चेहरा शांत। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो उसने खुद को फिर से उसी रहस्यमयी सफेद शून्य में तैरते हुए पाया। कामयाब रहा, ऋत्विक मुस्कुराया। इस जगह प्रवेश करने की प्रक्रिया उसके लिए अब बहुत स्वाभाविक यानी इंस्टिंक्टिव हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे एक नवजात बच्चा हाथ पैर चलाना सीख जाता है। उसने चारों ओर देखा और पाया कि सफेद कणों की संख्या लगभग उतनी ही थी जितने योद्धा उस पुराने दृश्य में मरे थे। जैसा मैंने सोचा था, इस कमल ने वाकई उन सबकी आत्माओं को सोख लिया है। ऋत्विक तैरकर सबसे करीबी सफेद कण के पास गया और उसे गौर से देखा। एक एक करके उसने आसपास के शुभ सफेद कणों का मुआयना किया और सिर हिलाया। तो ये होती है एक आत्मा। कुछ कण उसके नाखून से भी छोटे थे, जिनसे उसे बहुत शांति महसूस हो रही थी। कुछ तरबूज जितने बड़े थे, जिन्हें देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। कुछ तो विशाल चट्टानों जितने बड़े थे। साफ था कि वो अभी इतने बड़े कणों को सोखने के लिए तैयार नहीं था। अचानक उसकी नजर एक छोटे से कण पर पड़ी जो थोड़ा अजीब लग रहा था। उसकी भौएं तन गईं और वो उस कण की ओर तैरने लगा। उस सफेद कण की सतह पर समय समय पर अलग अलग रंग चमक रहे थे। इसमें क्या खराबी है? ऋत्विक ने काफी देर तक सोचा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। चूंकि उसे उस रोशनी से किसी खतरे का एहसास नहीं हो रहा था, उसने उसे सोखने का फैसला किया। जैसे ही उसने उस सफेद कण को छुआ, अपनी मानसिक शक्ति बढ़ने के साथ साथ उसे कुछ और भी महसूस हुआ, और वो इसे देखकर दंग रह गया। उसके दिमाग में जानकारी का एक विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। चलते हुए रथ में भीतर ऋत्विक, जिसकी आंखें बंद थीं, अचानक कांपने लगा और उसका चेहरा पीड़ा से खिंच गया। उसे बहुत पसीना आने लगा। ये कुछ मिनटों तक चलता रहा और फिर आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे वो सदियों से घुट रहा हो। उसने अपना सिर पकड़ लिया और कराहने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों चींटियां उसके दिमाग के अंदर रेंग रही हैं। उसका चेहरा लाल पड़ गया था और कनपटी की नसें उभर आई थीं।
ऋत्विक, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? तुम ठीक हो? बच्चों को ऋत्विक की ऐसी हालत देखकर घबराहट होने लगी। 1 मिनट बाद जब दर्द कम हुआ तो ऋत्विक ने अपनी नजरें उठाईं और बड़ी मुश्किल से बोला, मैं ठीक हूं, बस घाव में दर्द बढ़ा है, मुझे थोड़ी नींद की जरूरत है। उनका जवाब सुने बिना ही उसने आंखें बंद कर लीं और लेट गया। इसके बाद उसने उस नई जानकारी को टटोला जो असल में विदेशी यादें थीं जो अचानक उसके दिमाग में आ गई थीं। उस सफेद कण को सोखने के बाद न केवल उसकी आत्मा मजबूत हुई थी, बल्कि उसे उन मरे हुए योद्धाओं में से एक की यादों का एक छोटा सा हिस्सा भी मिल गया था। उसे उन नई यादों को अपनी यादों के साथ व्यवस्थित करने में काफी समय लगा। आखिरकार सूर्यास्त से ठीक पहले वो उन यादों को क्रमबद्ध करने में सफल रहा। उसकी मानसिक शक्ति बढ़ जाने के कारण ये प्रक्रिया उतनी थका भी नहीं लगी। ऋत्विक ने आंखें खोली और उठकर बैठा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उसने धीरे से बुदबुदाया, जड़ी बूटी विज्ञान। 2 हफ्ते और बीत गए और काफिला अब निशा साम्राज्य की सीमाओं के बिल्कुल करीब था। अब खतरनाक जंगलों की जगह दूर दूर तक फैली हरियाली और उपजाऊ खेतों ने ले ली थी। समय समय पर काफिला छोटे कस्बों और गांवों से होकर गुजरता। सभ्यता के संकेत देखकर बच्चे बेहद खुश थे। आखिरकार पिछले 3 महीनों की थकाऊ यात्रा ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से निचोड़ दिया था। भेड़ियों के उस हमले के बाद काफिले पर फिर कभी किसी बड़े जादुई जानवर ने हमला नहीं किया। सच तो ये था कि कुछ छोटे समूहों ने कोशिश की थी, लेकिन उन तीनों साधकों ने पहले ही मिलकर उन्हें रास्ते से हटा दिया था। पिछले हमले में लगभग आधा दर्जन बच्चे मारे गए थे। अगर साधक चाहते तो उन बदनसीब बच्चों को बचा सकते थे।
काफिले के रुकते ही रथों के भारी पहियों की आवाज थम गई। जैसे ही दरवाजे खुले, सभी बच्चे अपने सामान के साथ नीचे उतर आए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी। महीनों के डर, धूल और थकान के बाद आखिरकार वे उस मंजिल पर पहुंच गए थे जिसका सपना उन्होंने अपनी बंद आंखों से हजारों बार देखा था। नीलकमल अकादमी का मुख्य द्वार उनके सामने एक विशाल पर्वत की तरह खड़ा था, जिस पर नक्काशीदार पत्थर और जादुई चिन्ह सूरज की रोशनी में दमक रहे थे। हर बच्चा उतावला था। किसी को अपनी अमीरी का प्रदर्शन करना था, तो किसी को बस सुरक्षित महसूस करना था। लेकिन जैसे ही वे सब द्वार की ओर बढ़ने लगे, उन तीनों साधकों ने, जो पूरी यात्रा में उनकी ढाल बने रहे थे, सामने आकर उनका रास्ता रोक दिया। एलेक्स, जिसका नीला चोगा हवा में लहरा रहा था, समूह के केंद्र में खड़ा हुआ। उसकी आवाज में एक भारीपन था जो शोर मचाते बच्चों को तुरंत खामोश कर गया। पिछले 3 महीनों में तुम सब ने वो सब कुछ सहा है जो तुम्हारी उम्र के आम बच्चे सोच भी नहीं सकते। तुमने जंगलों की भीषण बारिश देखी, जादुई भेड़ियों के खौफनाक हमले झेले और मौत को अपने करीब से गुजरते देखा। तुम आज यहाँ खड़े हो, इसका मतलब है कि तुम जीवित रहने की कला जानते हो। शाबाश। एलेक्स के इन शब्दों ने बच्चों के भीतर भावनाओं का बांध तोड़ दिया। वे रईस बच्चे, जो अपने घरों में रेशमी बिस्तरों पर सोते थे, इस जंगली यात्रा के दौरान टूट चुके थे। एलेक्स की शाबाशी मिलते ही कई लड़के और लड़कियां फूट फूट कर रोने लगे। ये उनके डर का निकास था। परंतु एलेक्स की आवाज अचानक ठंडी पड़ गई, जैसे किसी ने जलते अंगारों पर बर्फ डाल दी हो। उत्साह में अपनी सीमाओं को मत भूलना। तुम अभी तक नीलकमल अकादमी के छात्र नहीं बने हो। तुम यहाँ केवल उम्मीदवार के तौर पर आए हो, और जब तक तुम प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते, इस अकादमी की पवित्र मिट्टी पर तुम्हारा पैर नहीं पड़ेगा। पूरे समूह में सन्नाटा छा गया। क्या ये कैसे मुमकिन है? हमने इतनी लंबी यात्रा इसीलिए की थी कि हम यहाँ सुरक्षित रह सकें। महाराज, हमारे पास रहने का और कोई ठिकाना नहीं है। बच्चों के बीच अफरा तफरी मच गई। कुछ लड़कियां एलेक्स के सामने गिड़गिड़ाने लगीं, तो कुछ रईस लड़के अपने अधिकारों की बात करने लगे। खामोश! इवान, वो कसरती बदन वाला साधक, आगे बढ़ा। उसके एक शब्द ने वातावरण को भारी कर दिया। एलेक्स ने अपनी बात जारी रखी। प्रवेश परीक्षा आज से ठीक 7 दिन बाद शुरू होगी। इन 7 दिनों तक तुम सबको अपने रहने का इंतजाम खुद करना होगा। अकादमी की ओर से शर्मा जी के विश्राम गृह शर्मन्स इन में तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था की गई है। वो विशाल इमारत जो तुम सामने देख रहे हो, जिसके भीतर वो प्राचीन बरगद का पेड़ है, वही तुम्हारा ठिकाना होगा। उसने दूरी पर स्थित एक 7 मंजिला ऊंची और भव्य इमारत की ओर इशारा किया। चूंकि तुम प्रवेश परीक्षा के छात्र हो, इसलिए वहां तुम्हें किराए में विशेष छूट दी जाएगी। लेकिन याद रहे, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। जयवर्धन और उसके 4-5 साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके पास एक कौड़ी भी नहीं बची थी। ऋत्विक ने उस रात जंगल में जो वसूली की थी, उसने जयवर्धन के बटुए को पूरी तरह खाली कर दिया था। जयवर्धन ने अपनी मुट्ठियां भींची और नफरत भरी नजरों से ऋत्विक को देखा। ऋत्विक ने जयवर्धन की परेशानी ताड़ ली और उसने बड़े आराम से अपनी कमर पर बंधी भारी पोटली को थपथपाया और एक कुटिल मुस्कान दी। उसकी आंखों में साफ संदेश था, अब सड़क पर सोओगे क्या, सामंत के बेटे? ऋत्विक ने अपनी पोटली को जानबूझकर खनकाया, जिससे सोने और चांदी के सिक्कों की आवाज जयवर्धन के कानों में किसी तीखे तीर की तरह चुभी। ऋत्विक को पता था कि अपमान का बदला कैसे लिया जाता है। एलेक्स ने एक अंतिम निर्देश दिया, चंद्रपुर पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खतरों को दावत दो। सूर्यास्त के बाद सड़कों पर आवारागर्दी न करें। 7 दिन बाद सूर्य की पहली किरण के साथ इसी द्वार पर उपस्थित रहना। जो देरी से आएगा, उसके लिए अकादमी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर एलेक्स, इवान और केली मुख्य द्वार के जादुई पर्दे को पार कर अंदर चले गए। रक्षक दल ने भी बच्चों से अपनी मजदूरी ली और शहर की दूसरी दिशा में चले गए। अब वे 60-70 बच्चे चंद्रपुर की विशाल भीड़ में अकेले थे। जयवर्धन के साथ खड़े लड़के आपस में फुसफुसाने लगे। जयवर्धन, अब क्या होगा? हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है। सब उस अनाथ ऋत्विक की वजह से हुआ है। उसने हमारे खानदानी जहवरात तक छीन लिए। जयवर्धन गुस्से में पागल हो रहा था। चुप करो, रोने से पैसे नहीं आएंगे। यहाँ पास में एक व्यापारी संघ है, हम वहां जाकर अपनी कीमती अंगूठियां और रेशमी चोगे गिरवी रखेंगे। कम से कम परीक्षा की फीस तो जमा करनी ही होगी। ऋत्विक ने उन्हें लड़ते हुए छोड़ा और भीड़ का हिस्सा बन गया। वो जयवर्धन के साथ रहकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। चंद्रपुर का दक्षिणी क्षेत्र किसी तिलिस्म से कम नहीं था,
ऋत्विक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसे समझ आ रहा था कि इसे दक्षिण का रत्न क्यों कहते हैं। सड़कें चौड़ी थीं और तराशे हुए पत्थरों से बनी थीं। हर घर की बालकनी पर फूलों की बेलें लटक रही थीं। वो धीरे धीरे बाजार के मुख्य इलाके की ओर बढ़ा। वहां का नजारा अद्भुत था। एक तरफ गंधर्व अपनी जादुई जड़ी बूटियां बेच रहे थे, तो दूसरी तरफ वामन अपने भारी हथौड़ों से ढालों को ठोक कर उनकी मजबूती दिखा रहे थे। हवा में तरह तरह के मसालों, ताजा पके मांस और इत्र की खुशबू घुली हुई थी। ऋत्विक ने अपने पैसों की पोटली को कसकर पकड़ा। इस भीड़ में जेब कतरों की कमी नहीं होगी। उसने तय किया कि वो सराय में रहने के बजाय पहले अपने घाव का इलाज ढूंढेगा। उसका बायां हाथ अब नीला पड़ने लगा था और उसमें रह रहकर टीस उठ रही थी। भेड़िए के दांतों का जहर अब उसकी नसों में रेंग रहा था। बाजार के सबसे कोने में, जहां भीड़ थोड़ी कम थी और हरियाली ज्यादा, उसे एक छोटी सी लेकिन बेहद साफ सुथरी दुकान दिखाई दी। उस दुकान की दीवारों पर तरह तरह की लताओं ने अपना कब्जा कर रखा था। द्वार के ऊपर एक लकड़ी की तख्ती पर खुदा था जड़ी बूटी और बहुत कुछ। ऋत्विक के भीतर दबी हुई वो याद अचानक जाग उठी। वो जड़ी बूटी विज्ञान का ज्ञान जो उसने श्वेत कमल से प्राप्त किया था। उसे महसूस हुआ कि ये वही जगह है जिसकी उसे तलाश थी। उसने गहरी सांस ली और दुकान का भारी लकड़ी का दरवाजा धकेला। अंदर कदम रखते ही एक घंटी बजी, टिन टिन। लेकिन अंदर का दृश्य वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। दुकान अंधेरी थी और जड़ी बूटियों की महक बहुत तेज थी। छत से सूखते हुए जानवरों के अंग लटके थे। तभी ऊपर की एक अलमारी से एक भयानक चीख गूंजी। ऋत्विक ने ऊपर देखा और जड़ हो गया। एक विशाल 2 सिरों वाला गिद्ध, जिसके पंख कम से कम 6 फीट चौड़े थे, अपनी 4 लाल आंखों से ऋत्विक को देख रहा था। इससे पहले कि ऋत्विक पीछे हट पाता, उस शिकारी पक्षी ने एक डरावनी आवाज निकाली और सीधे ऋत्विक के चेहरे की ओर झपटा। ऋत्विक ने घबराकर अपना बचाव करने के लिए अपना घायल हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी दुकान के अंदर से एक कड़क आवाज गूंजी, काली, रुक जा। गिद्ध के पंजे ऋत्विक के नाक से महज 1 इंच की दूरी पर रुक गए। ऋत्विक के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। उसने देखा कि काउंटर के पीछे से एक वृद्ध महिला बाहर आ रही थी, जिसकी आंखें किसी गहरी गुफा की तरह रहस्यमयी थीं। यहीं से ऋत्विक का एक नया और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला था। हर साल नीलकमल एकेडमी पड़ोसी राज्यों से आने वाले होनहार छात्रों के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है। एलेक्स ने बड़ी सहजता से समझाना शुरू किया। कुल 3 परीक्षाएं होती हैं जिन्हें पास करना अनिवार्य है। पहली एक विस्तृत योग्यता परीक्षा है, दूसरी विश्लेषणात्मक परीक्षा है और अंतिम युद्ध कौशल की परीक्षा है। क्या युद्ध कौशल की भी परीक्षा होती है? ऋत्विक थोड़ा हैरान हुआ। एलेक्स ने सिर हिलाया। हाँ, और अगर तुम इन परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हो तो एकेडमी की ओर से तुम्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। ओह, ऋत्विक की आंखें चमक उठीं। वो इन परीक्षाओं के बारे में और पूछना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि साधक को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं होगा। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, ये जानकारी मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इसकी चिंता मत करो। एलेक्स ने लापरवाही से हाथ हिलाया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने बात जोड़ी, ओ और एक बात, अकेडमी परिसर के भीतर हत्या पूरी तरह वर्जित है और यहाँ तक कि चंद्रपुर शहर के भीतर भी ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा दी जाती है। ऋत्विक सुन्न रह गया। तभी एलेक्स ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, हालांकि अगर तुम शहर के बाहर किसी से अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहो तो बात अलग है। एलेक्स को ऋत्विक और जयवर्धन के बीच के तनाव का अंदाजा पहले ही हो चुका था। चूंकि ऋत्विक ने उस पर अच्छा प्रभाव डाला था, इसलिए उसने उसे ये गुप्त सलाह देना जरूरी समझा। मैं समझ गया महाराज, आपका आभार। ऋत्विक ने कुछ पल बाद जवाब दिया और वापस अपने शिविर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने जयवर्धन को देखा, जो कुछ बच्चों के साथ बातें कर रहा था। ऋत्विक ने उसे एक ठंडी नजर से देखा और बिना एक शब्द बोले उसके पास से गुजर गया। जयवर्धन ने उसे जाते हुए देखा और उसकी आंखों में नफरत की लहर दौड़ गई। उसने अपने दांत पीसते हुए सोचा, पिछली बार तू भाग्यशाली था, बस मुझे एक बार साधक बनने दे, फिर मैं तुझे देख लूंगा। एलेक्स की उस अप्रत्यक्ष चेतावनी के बाद जयवर्धन की हिम्मत नहीं हुई कि वो ऋत्विक पर दोबारा हमला करे। दोनों ही लड़के एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन वे मजबूर थे। अभी सही समय नहीं आया था। देखते ही देखते 1 हफ्ता और गुजर गया और काफिले की यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। क्षितिज पर अब चंद्रपुर की धुंधली परछाई दिखाई देने लगी थी। काफिला दक्षिण पूर्व दिशा से आ रहा था, इसलिए वे दक्षिणी क्षेत्र की ओर से शहर में प्रवेश करने वाले थे। वाह, क्या वही चंद्रपुर है? हे भगवान, ये तो बहुत विशाल है। इतनी दूर से भी वहां की इमारतें कितनी ऊंची लग रही हैं। देखो, शहर के भीतर भी कितने सारे विशाल वृक्ष हैं। बच्चे रथ की खिड़कियों से अपने सिर बाहर निकाल कर देख रहे थे। उनकी आंखें कौतूहल से चमक रही थीं और वे अपना उत्साह छिपा नहीं पा रहे थे। ये इस प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से का सबसे प्रसिद्ध शहर था, जिसे दक्षिण का रत्न कहा जाता था। अब वे यहीं रहने वाले थे, तो उनका उत्साहित होना स्वाभाविक था।
ऋत्विक ने भी खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अद्भुत! अकेले इस शहर का दक्षिणी क्षेत्र मेरे कस्बे से कई गुना बड़ा है। न जाने पूरा शहर कितना विशाल होगा। 1 घंटे के भीतर काफिला दक्षिणी क्षेत्र के मुख्य द्वारों के पास पहुंच गया। अब हर कोई शहर की रक्षा करने वाली उन ऊंची दीवारों को देख सकता था। सुरक्षा घेरा 3 परतों में बना था, जहां सबसे बाहरी दीवार सबसे छोटी थी और उसके बाद वाली दीवारें और ऊंची होती चली गई थीं। दीवारों पर चांदी के कवच पहने शूरवीर पहरा दे रहे थे, जो सूरज की रोशनी में बहुत भव्य लग रहे थे। ठहरो, अपना परिचय दो। मुख्य द्वार पर तैनात एक रक्षक ने सबसे आगे वाले रथ को रोक लिया। रक्षकों का सरदार अपने घोड़े से उतरा और उसने अपने चमड़े के कवच के भीतर से एक राजकीय पत्र स्क्रॉल निकाला। उसने वो पत्र रक्षक को सौंपते हुए सम्मान से कहा, हम वर्धमान रक्षक दल हैं और हम उन बच्चों को ला रहे हैं जो नीलकमल एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने आए हैं। रक्षक ने अपना चांदी का नकाब ऊपर उठाया और पत्र को ध्यान से पढ़ा। फिर उसने अपने साथियों को इशारा किया, सभी रथों की जांच करो। हालांकि वो इस रक्षक दल को पहचानता था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी में कोई ढील नहीं बरतना चाहता था। अब हमें अंदर भी जाने दो, इवान ने रथ से बाहर झांकते हुए झुंझलाहट में कहा। रक्षक ने इवान के कपड़ों पर बने कमल के चिन्ह को देखा और तुरंत झुककर सम्मान दिया। क्षमा करें महाराज, लेकिन शहर के नियम सर्वोपरि है। एलेक्स ने इवान के कंधे पर हाथ रखा। वे बस अपना काम कर रहे हैं, रहने दो। जांच पूरी होने के बाद आखिरकार काफिले को शहर के भीतर जाने की अनुमति मिल गई। ऋत्विक का रथ पीछे की ओर था, इसलिए वो सबसे अंत में दाखिल हुआ। जब रथ 18 फीट ऊंचे उस विशाल द्वार से गुजरा तो ऋत्विक अवाक रह गया। वाह, ये मेरी जिंदगी में देखा गया अब तक का सबसे बड़ा दरवाजा है। जैसे ही रथ द्वार के पार पहुंचा, शोर शराबे की आवाजें ऋत्विक के कानों में पड़ी। सड़कों के किनारे अलग अलग प्रजातियों के लोग दिख रहे थे। इंसानों के अलावा वहां लंबी कद काठी और नुकीले कानों वाले गंधर्व, छोटे कद के मजबूत वामन, ड्वार्व्स और हमेशा खुश रहने वाले बौने यक्ष, ग्नोम्स भी थे। ऋत्विक ने पहली बार इतनी सारी प्रजातियों को एक साथ देखा था। इससे पहले उसने केवल कहानियों में ही उनके बारे में सुना था। वे जिस सड़क पर चल रहे थे उसे चंद्रपथ कहा जाता था, जो दक्षिणी क्षेत्र को चंद्र सेतु से जोड़ती थी। शहर की सभी सड़कें तराशे हुए पत्थरों से बनी थीं और किनारे दुकानों और ठेलों से भरे हुए थे। एक चीज जो ऋत्विक ने गौर की वो थी शहर में हरियाली की प्रचुरता। पूरे शहर में मिट्टी और फूलों की भीनी भीनी महक फैली हुई थी। जहां नजर जाती वहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष और वनस्पतियां फल फूल रही थीं। कुछ वृक्ष तो इमारतों से भी ऊंचे थे और कुछ इमारतें ऐसी थीं जो असल में विशाल जीवित वृक्ष ही थे। ऋत्विक ने अपनी गर्दन बाहर निकाली और देखा कि सड़क के ऊपर से पेड़ों की टहनियों से बना एक पुल गुजर रहा है। दूरी पर उसे एक विशाल पेड़ दिखा जिसमें कई खिड़कियां थीं। साफ था कि लोग उसके भीतर रहते हैं। सड़कों पर लगी दुकानों की भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि चंद्रपुर व्यापार का कितना बड़ा केंद्र है, और वास्तव में ऐसा ही था। ये पूरे दक्षिण संघ का सबसे समृद्ध व्यापारिक शहर था। करीब 20 मिनट बाद काफिला संगमरमर से बने एक विशाल प्रवेश द्वार के पास रुका। उस द्वार के ठीक बीचों बीच सबसे ऊपर एक चौपतिया नील कमल का चिन्ह चमक रहा था। ऋत्विक ने उस प्रतीक को देखा और रोमांचित हो उठा। हम पहुंच गए।